हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस वाला में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट एंड करेंगे और हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका बहुत ही आसानी तरीके से जवाब दिया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है पूर्णिमा वाली रात, ठीक है। पूर्णिमा रात क्या होती है, जिसमें चांद जो है पूरा दिखाई देता है। आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी चांद को पूरा लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। यानी महीने में एक बार ही आसमान में जो है चांद को पूरा देखा जा सकता है। वो किस रात को देखा जा सकता है? पूर्णिमा वाली रात को। इसीलिए इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, और 15 दिनों के बाद जो है पूरा चांद आसमान में आपको नहीं दिखाई देगा। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो अमावस्या वाली रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान के अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये तो था पूर्णिमा, जिसमें क्या है, पूर्णिमा वाली रात में चांद जो है आसमान पूरा दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं खगोलीय पिंड का। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती है। तो हम लोग देखते होंगे रात को आसमान में कि चमकते हुए दिखाई देते हैं। तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, क्या होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो रात के समय में आसमान में जो भी वस्तुएं हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वो क्या है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो फिर से एक बार ध्यान से सुने। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार वाले तथा गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, और खगोलीय पिंड जो होते हैं गैस से बने होते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, और यह जो है गैस से बने होते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं इसका अपना हीट और लाइट होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं? आसमान में रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो तारा क्या है? खगोलीय पिंड है, जिसके पास क्या है? अपना ऊष्मा है तथा अपना प्रकाश भी है, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? अपना हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो तारा क्या है? खगोलीय पिंड है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो हम कह सकते हैं सूर्य भी क्या है? खगोलीय पिंड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य भी है खगोलीय पिंड है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अपना ऊष्मा और प्रकाश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं कि खगोलीय पिंड जो होते हैं गर्म होते हैं, गैस से बने होते हैं तथा इसमें अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं नक्षत्र मंडल के, ठीक है।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे रात के समय में आसमान की ओर जब हम लोग देखते हैं तो अलग अलग तारों के समूह दिखाई देते हैं और ये तारों के समूह जो है अलग अलग आसमान में आकृति बनाते हैं। तो इस अलग अलग आकृति ही क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। उसे ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी रात में आसमान की ओर जो देखते हैं तो तारों के बहुत से अलग अलग समूह दिखाई देते हैं और वो तारों के समूह द्वारा एक अलग अलग की आकृतियाँ, पिक्चर, इमेज बनाया जाता है आसमान पे, उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर जो है और बिग बियर, जिसको अर्सा मेजर को बिग बियर भी बोला जाता है, ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, यानी तारों के समूह द्वारा बनाया गया आकृति है जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है और इसको बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है। सप्तऋषि यानी 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोलते हैं। आसमान में सप्तऋषि तारा देखते होंगे जो 7 तारों के समूह का बना होता है। सप्त 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो सप्तऋषि जो है वो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर जो है यानी बिग बियर का ही क्या है? भाग है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि जो है किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो अर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं ध्रुव तारा की। तो पहले पुराने समय में क्या करते थे लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के ज़माने में तो घड़ी नहीं थी, तो घड़ी नहीं होने की वजह से जो है पुराने लोग जो थे रात के टाइम में समय को कैसे पता करते थे? तो तारों की मदद से समय का पता लगाया करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यानी जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा को दिखाता है? तो उत्तरी दिशा को ही दिखाता है, यानी उत्तर दिशा को दिखाता है। और पहले लोग ध्रुव तारा की ही मदद से क्या करते थे? दिशा का अनुमान लगाते थे। तो ध्रुव तारा किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है? तो उत्तर दिशा को दिखाता है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने योग्य बातें हैं कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है। अब आगे बात कर लेते हैं इस चित्र का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल ग्रह है कितने हैं? टोटल जो ग्रह है 8 है। ठीक है, कितने प्लानेट हैं? टोटल 8 प्लानेट हैं। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले सूर्य है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर का ग्रह कौन है? यूरेनस है ना। और बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाया जाता है। अब क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या होता है उसको अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। तो बस अभी ये जान लें कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो होता है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाला छोटे छोटे ग्रह होते हैं। ठीक है, जो कि टूटने के बाद एकत्रित हो जाते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हो, आप देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह को घूमने में कितना समय लगता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे 8 ग्रहों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और सूर्य जो है ये सारे ग्रहों को जो है क्या करता है? एक पुलिंग फोर्स से क्या करता है? बांधे रखा हुआ है।
क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। यानी पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का मतलब होता था सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित और सौर शब्द का जो अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखना है। तो ये जो है सोल का मतलब है पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता होता था जिसका संबंध था सूर्य से। अब बात कर लेते हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारा पृथ्वी के समान और कितने ग्रह हैं? यानी 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा यानी हीट प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। उनमें से कुछ के पास क्या है? अपना चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। अब बात कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ठीक है, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौर मंडल का जो है कौन कौन सा हिस्सा है, कौन कौन से जो है खगोलीय पिंड ग्रह मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो उनमें से है सूर्य, फिर 8 ग्रह, फिर चंद्रमा यानी जो उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो हैं जैसे क्षुद्र ग्रह भी क्या है? खगोलीय पिंड है जो कि मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हमें सौरमंडल परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है और जिसे हम नाम क्या देते हैं? सौरमंडल। यानी सारे ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड ये सब मिल के क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं जिसका हेड कौन होता है? जिसे हम मुखिया किसको कह सकते हैं? सन को, यानी सूरज को, है ना। अब बात कर लेते हैं सूरज के बारे में। सूरज के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और सूर्य जो है बहुत बड़ा है आकार में एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम गैसों से मिलके बना हुआ है। इसका एक अलग मैकेनिज्म है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है और इसका जो खिंचाव बल है यानी पुलिंग फोर्स जो है इससे सौरमंडल को बांध के रखा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से हमें क्या मिलता है? ऊष्मा और प्रकाश मिलता है जो कि सौरमंडल का एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं। सन के पास, सूर्य के पास बहुत ही ज़्यादा प्रकाश और ऊष्मा है, लेकिन हम इसे अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक की तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह जो है हमसे बहुत नज़दीक का तारा है, लेकिन हमसे दूर होने के कारण जो है हमें उतना ऊष्मा का महसूस नहीं होता है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। तो ये याद रखने बातें हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। अब बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में।
अब यहाँ एक छोटा सा इम्पोर्टेंस बात कर लेते हैं इसके बारे में। उदाहरण के ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है जिसका ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यानी ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो है दो शब्दों से, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, एवं ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। यानी दो शब्द से मिलकर बना है जी प्लस ग्राफिया, जिसमें जी का मतलब होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो ये तो था छोटी सी इम्पोर्टेंट बात। अब बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, और सूर्य से दूरी के अनुसार इसको एक अरेंज किया गया है। बुध, शुक्र, बुध जो है सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे सूर्य से दूरी पे है, यानी सबसे दूर का ग्रह कौन है सूर्य से? नेपच्यून। और सबसे निकट ग्रह बुध, और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। तो याद रखना। सूर्य को उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। एक ट्रिक्स दिया गया है कि अगर आप ग्रहों को जो है अंग्रेजी नाम में याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यानी जो मेरी इफिशिएंट माँ है, मेरी अच्छी माँ जो है हम लोगों के लिए क्या करती है? नट्स यानी बादाम जो है सर्व करती हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं वो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आप शुरू में ऊपर में हम लोगों ने पिक्चर के माध्यम से देखा कि जो सूर्य है, ठीक है, उसके सारे लोग क्या करते हैं? आपस में चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। और सूर्य जो है केंद्रक रहता है, यानी बीच में रहता है। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। और ये कैसे होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कक्षा कहलाते हैं। यानी सौरमंडल का जो सूर्य है, तो सारे ग्रह जो होते हैं अपने फिक्स अक्ष पे, यानी फिक्स रास्ते पे, पथ पे सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। उसी को कक्षा कहते हैं। यानी अपने कक्ष पे सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, और उसका पथ कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। याद रखना। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, और बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। यानी बुध ग्रह जो है सूर्य के अपने अक्ष पे, अपने कक्षा पे चक्कर लगाए तो टोटल कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि शुक्र को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी का। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। याद रखना, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो जुड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है लगभग पृथ्वी का ही जैसा है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह का और पृथ्वी का आकार आकृति लगभग एक जैसा है। तो एक जैसा आकृति और आकार होने की वजह से इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब वहीं बात कर लें, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस
तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो जो है प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने जब बैठक किया अगस्त 2006 में, तो प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में कहा गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, मानव जीवन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर आकार के हिसाब से देखें तो आकार में यह सबसे पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी का जो ध्रुव है, तो ध्रुवों के पास जो है, ध्रुव के पास थोड़ा सा इसका जो आकार है थोड़ी चपटी दिखाई देती है। तो चपटी दिखाई देने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि टोटल 8 ग्रह जो है, उसमें लगभग किसी में भी जो है मानव जीवन संभव नहीं है। मात्र एक ऐसा पृथ्वी है, ग्रह है, जहाँ पे मानव जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पे पीने के लिए पानी और ऑक्सीजन के लिए हवा उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सारी जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी में जीवन संभव है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें उपस्थित है, जो एक इंसान को रहने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे पृथ्वी पे मौजूद है। जैसे पृथ्वी ना ज़्यादा ठंडा है, पृथ्वी पे ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन और सारी चीज़ें क्या है? मौजूद हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, और यही कारण है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है पानी से ढकी हुई है। तो जो 2/3 सतह है, वो पृथ्वी का जो भाग है, लगभग 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है। तो पानी से ढकने की वजह से जो है अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो पृथ्वी जो हमारा कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। नीला ग्रह कहा जाता है, इसीलिए पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिससे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। जैसे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आसमान से यानी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है हमारा नीला दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है नीला? क्योंकि इसमें जो है 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अब यहाँ पे रोचक तथ्य देख सकते हैं आप कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा का सतह पर कदम रखा। मालूम होना चाहिए कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पे अपना कदम रखे थे। कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 को, जो कि नासा अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, है ना? कब? 20 जुलाई 1969 को। अब बात कर लेंगे चंद्रमा के बारे में। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी जो लाइट की जो गति है ट्रैवल करने का, वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है।
इतना तेज़ गति होने के बाद भी लाइट का पृथ्वी तक पहुंचने में उसे टोटल कितने मिनट लग जाते हैं? 8 मिनट का समय लग जाता है पृथ्वी पर पहुंचने में। ये तो था इम्पोर्टेंट चीज़ें, छोटे से की पॉइंट जिसको बता दिया हमने। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में, जो कि क्या है? एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और चंद्रमा का जो व्यास है, डायमीटर है, वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी 1/4 पार्ट्स है। ठीक है, 1/4 पार्ट्स है डायमीटर के मामले में। तो चंद्रमा का जो व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यानी चंद्रमा जो है इतना छोटा होने के बावजूद भी पृथ्वी से इतना छोटा होने के बावजूद भी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह सामने है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक में है, इसीलिए क्या होता है? ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और कितनी दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं। तो ये तो था चंद्रमा के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रमा क्या है? मात्र एक उपग्रह है पृथ्वी का, जिसका जो व्यास है 1/4 है पृथ्वी से, जिसकी दूरी कितनी है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भी लिखा गया है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बता रहा है कि उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी कुछ है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया भी कुछ उपग्रह है, जिसे हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। उनमें से है, जैसे आपका हो गया कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया। ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल उपग्रह हैं, मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह है, जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? अंतरिक्ष, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में भी किया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, यानी जो मौसम के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसी उपग्रह के मदद से क्या किया जाता है? जानकारी प्राप्त किया जाता है मौसम संबंधी। और इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है मानव निर्मित उपग्रह था, जिसका इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, जानकारी प्राप्त करने में करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 27 दिनों में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, और चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो चंद्रमा जो है वहाँ की जो परिस्थिति है वो जीवन व्यापन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैदान है एवं गड्ढे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में बताएं कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति
मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाला क्षुद्र ग्रह पट्टी होता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे हो गए, ग्रह एवं उपग्रह के अलावा भी छोटे छोटे पिंड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी तारों, ग्रहों एवं जो उपग्रह है उसके अलावा भी जो है छोटे छोटे पिंड हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी नाम से ही पता चल रहा है क्षुद्र ग्रह, यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसा कि इमेज में मैं आप लोगों को दिखाया कि क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। यानी जो पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो भी ग्रह के ही भाग होते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या होता है, बहुत सालों पहले किसी विस्फोट यानी ग्रहों को आपस में टकराने की वजह से, विस्फोट होने की वजह से और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और वो टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने सामने आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति नेचर ऐसा हो जाता है कि वो पृथ्वी पर गिर जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, और जब पृथ्वी के काफ़ी करीब होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी पर गिर जाएंगे। तो गिरने के दरमियान में क्या होता है, वायु यानी हवा के साथ फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं। घर्षण होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है और गर्म होकर जल जाते हैं। इसीलिए हम लोग देखते होंगे कि बोलते हैं कि क्या है कि कोई आसमान में टूटता हुआ तारा गिर रहा है, यानी उल्का पिंड गिर रहा है, वो जलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि गिरने के दरमियान में हवा के साथ फ्रिक्शन करता है, घर्षण करता है। घर्षण की वजह से क्या होता है, गर्म पैदा हो जाता है, हीट पैदा हो जाता है, जिससे वो क्या जाता है, जलता है, जिसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी जलने के दरमियान ही जलता है, जिसकी वजह से चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, और कभी तो ऐसा भी होता है कि जो उल्का पिंड होते हैं बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था उल्का पिंड के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? यह लाखों तारों का समूह है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? लाखों करोड़ों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आसमान में हम लोगों को लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं, तो उस लाखों करोड़ों तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, इस तरीके से वीडियो हुआ एंड। इस तरीके से सारे आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस तरीके से आज हम लोगों ने सौरमंडल, पृथ्वी के सौरमंडल के बारे में सारा कुछ कंप्लीट डिटेल्स चैप्टर 1 अध्ययन किया। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन अभ्यास का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो जिस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सही उत्तर चिन्हित करना है, जो सही है उसको क्या करना है, टिक लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी को जुड़वा माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह का जो आकृति आकार है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो जुड़वा है ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है ना।
तो ऑप्शन गा जो है शुक्र जो है सही हो जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर लें। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? का वृत्तीय पथ पर, दूसरा आयताकार पथ पर, तीसरा दीर्घ वृत्ताकार पर। तो गा दीर्घ वृत्ताकार पर, जैसा कि हम लोग ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो चक्कर लगाते हैं और उस किस पथ पे लगाते हैं, अपने कक्ष पे लगाते रहते हैं और वो पथ जो होता है दीर्घ वृत्ताकार होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का क्या होता है? ज्ञान होता है, जो कि पहले के ज़माने लोग ध्रुव तारे से ही दिशा का अनुमान लगाया करते थे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो हम लोगों को पता है, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पहला चैप्टर को कंप्लीट किया, भूगोल एनसीईआरटी का क्लास 6 का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।